बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। हम वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर। तो इसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो अप भी करें और सीखने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको इस चैनल के ऊपर काफ़ी कुछ मिलेगा। हम पिछली वीडियोस में और पिछले लेक्चर्स में DAE इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की जो किताब है, बुक है, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी का जो है वो हम ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकली बेस के ऊपर होगा। तो उसकी हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक हमने जो इक्वेशंस को प्रूव किया था, जो EMF इक्वेशन को प्रूव किया था, उन EMF इक्वेशंस को और फिर आगे पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू और फिर उन वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, हम उनको आगे इस न्यूमेरिकल के अंदर जो आपके सामने मौजूद है इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है और पहली एक्सरसाइज का जो पहले चैप्टर के अंदर इसी फंडामेंटल की है, उसमें पहली एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम जो है वो है AC फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मीन यानी इनकी सॉल्यूशन की जाएगी तो इनका नाम जो है वो प्रॉब्लम रख दिया गया कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर स्टेटमेंट में दी जा रही है, आपके सामने स्टेटमेंट में दी जा रही है, तो स्टेटमेंट को सॉल्व करना है प्रॉब्लम के तौर पर। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए कि स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से न्यूमेरिकली तौर पर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर के ऊपर दी जाएगी। उस पेपर के ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं स्टेटमेंट के पढ़ने के दौरान नोट किए गए गिवन डाटा के ऊपर जो है वो गलती कर देते हैं। तो उस गलती से क्या होता है कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया होता है वो टोटली जो है वो रॉन्ग हो जाता है और इक्वेशंस में और वैल्यूज़ में ज़रा सी भी कमी बेशी से न्यूमेरिकल जो है वो रॉन्ग हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ गलत आती हैं, जिससे आपको नंबरों का, मार्क्स का नुकसान होता है। तो ये सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए कि स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली तौर पर पढ़ना, फिर उसी स्टेटमेंट के अंदर से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और उसी स्टेटमेंट के अंदर से आपको डाटा को लेना है और उसको लिखना है पहले गिवन डाटा की सूरत में, फिर उसी डाटा के अंदर से आपने सॉल्यूशन का आगाज़ करना है। ठीक है जी। तो ये तरीका इंशाल्लाह मैं आपको पहली एक्सरसाइज की पहले एग्जाम्पल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 का तस्करा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें जो दी गई स्टेटमेंट है वो ये है कि एक करंट वेव है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक इक्वेशन को। ये तो अभी फिलहाल मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में होती है कि एक करंट वेव रिप्रेजेंटेड एन इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है? वो दो तरह की इक्वेशन है, यानी वो इक्वेशन है एक फंडामेंटल इक्वेशन और एक है आपकी गिवन इक्वेशन। जिस तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये फोकस किया हुआ है, यानी आई से मुराद है यहाँ पर करंट, यानी ये जो वेव फॉर्म का तस्करा किया है ना, जो वेव का तस्करा किया है कि वो करंट वेव है जो कि आपकी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जाहिर कर रही है। वो ये रिप्रेजेंट है यानी कि I = I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा मैं आपको बता चुका हूँ, वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ मद्देनजर रखा जाता है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा को भी बयान करेंगे और टाइम को भी बयान करेंगे। हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर 5 तकरीबन वैल्यूज़ को हमने इसको मालूम करना है। तो इन 5 वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए हमारा डाटा के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका समझना होगा, ताकि आने वाले जो आपके सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइजेज हैं, जो कि डायरेक्ट लाइन पैरामीटर्स, जो कि हमने पहले लेक्चर्स जो हुए हैं हमारे उनमें तस्करा किया है, उनके साथ लिंक है। वो सारे लाइन पैरामीटर्स का हम सर्किट्स में इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
तरीका लाजमी तौर पर आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले जी मैं रिप्रेजेंटेड इक्वेशन को बयान कर रहा था। I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी है फंडामेंटल इक्वेशन। अब जनाब हम जिक्र कर रहे हैं गिवन इक्वेशन जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर दी गई होगी जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। वो गिवन इक्वेशन ये है I इज इक्वल टू 10, मैक्सिमम करंट की जगह पे आ गया 10 साइन थीटा, वो एंगल सेम आएगा, ओमेगा की जगह पे आ गया 251 और टाइम एज इट इज, इस टाइम के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने सामने मेंशन भी कर दिया है, ये गिवन इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर दी होगी, जो किताब के अंदर भी मौजूद होगी। तो उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमने गिवन डाटा, यानी ये मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, गिवन डाटा जो स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होगा। तो हमने इन दो इक्वेशंस, एक गिवन इक्वेशन है और एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है वो हम डेटा की सूरत में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा करंट। करंट जो है वो आई मैक्सिमम दे दी हुई है, वो कितनी है 10 एम्पेयर, और उसके बाद है आई मैक्सिमम, ठीक है जी 10 एम्पेयर है। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू दे दी गई है 251, और आई मैक्सिमम मालूम करनी है आपने, और आई आरएमएस मालूम करनी है, आई एवरेज, ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और टाइम पीरियड, यानी जो इक्वेशन आपको टाइम के लिहाज से मालूम करेगी उसमें टाइम पीरियड लाजमी तौर पर हमने मालूम करना होता है। तो ये 5 वैल्यूज हैं जी, इस इक्वेशन के अंदर से ही इसकी सॉल्यूशन मौजूद है। तो इन 5 वैल्यूज को मैंने स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल शॉर्ट जो है वो इसको सॉल्व किया हुआ है, और इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व है, और आसान तरीके से ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिसको आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके नोट भी करना है और ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो हम डाटा में दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो गिवन डाटा में हमने डाटा प्रोवाइड किया है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो है करंट 10 एम्पेयर जो कि मैक्सिमम करंट होगी, वो दे दी गई है, ओमेगा की वैल्यू भी है 251। अब 5 वैल्यूज को हमने मालूम करना है। अब जनाब सबसे पहले हम मालूम करते हैं आई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम करंट क्या है। मैक्सिमम करंट जो है वो आपके सामने मौजूद है, वो है 10 एम्पेयर। तो आप डायरेक्टली जो है यहां पर लिख सकते हैं कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 एम्पेयर वैल्यू, जो कि इक्वेशन के अंदर दे दी गई है। ये आपके सामने इक्वेशन है, आई मैक्सिमम, उसकी वैल्यू है 10 एम्पेयर। तो पहली वैल्यू को हमने मालूम कर लिया जो कि इक्वेशन के अंदर से ही हमें मिल गई है। उसके बाद है आई आर एम एस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आर एम एस वैल्यू को प्रूव करने के लिए उसकी फिक्स वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आई आर एम एस की फिक्स्ड वैल्यू क्या है जिसको हमने प्रूव किया था, वो थी 0.707। अब 0.707 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम करंट के साथ, तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू हासिल हो जाएगी। इसी तरह अब आई एवरेज, यानी जो करंट है वो एवरेज मालूम करना है, यानी एवरेज का भी हमने प्रूव किया था कि एवरेज की भी एक फिक्स वैल्यू जो हमने प्रूव की थी वो थी 0.636 जो है, ये वो वैल्यू है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम करंट के साथ, यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू के साथ। तो वो हमें दे दी गई है, वो है 10 एम्पेयर। तो हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई करने से एवरेज करंट की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमने मालूम कर लिया है मैक्सिमम करंट जो कि आपके सामने मौजूद है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो मालूम की गई वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि कौन सी वैल्यू किस तरह से मालूम की गई है। तो हम पहली वैल्यू हम मालूम कर चुके, ठीक है जी। तो पहली वैल्यू में 10 एम्पेयर,
वैल्यू है। ठीक है जी। उसके बाद अब IRMS यानी ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS को फिक्स वैल्यू यानी 0.707 और मल्टीप्लिकेशन की हमने I मैक्सिमम के साथ जो कि है 10 एम्पेयर। तो 0.707 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 7.07 एम्पेयर, जो कि वैल्यू हमारी मालूम हो गई। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की हमारे पास आई है 7.07 एम्पेयर। तो ये एक सादे से तरीके से मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हमने दूसरी वैल्यू को भी क्या कर लिया जी, मालूम कर लिया है। अब हम मालूम करेंगे थर्ड वैल्यू जो कि इसके स्टेटमेंट के अंदर उसने मालूम करने के लिए दी हुई है, वो है एवरेज करंट वैल्यू। अब एवरेज करंट वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू की फिक्स वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, तो हमारे पास एवरेज करंट की वैल्यू हासिल हो जाएगी। जिस तरह कि ये आपके सामने मौजूद है। IAV, AV का मतलब है एवरेज वैल्यू, और 0.636 जो कि फिक्स वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू की, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं IM के साथ यानी मैक्सिमम करंट वैल्यू जो कि क्या है 10 एम्पेयर। तो 0.636 को मल्टीप्लाई किया 10 एम्पेयर के साथ तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 6.36 एम्पेयर, जो कि है एवरेज वैल्यू करंट की जो हमने मालूम कर ली है। तो ये एक सादे से तरीके से हमने थर्ड वैल्यू को भी आसानी से मालूम कर लिया जो कि है एवरेज वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं जी फ्रीक्वेंसी को मालूम करने वाले तरीके की तरफ। फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ओमेगा चाहिए। तो डाटा पे आप गौर करेंगे, जो गिवन डाटा है उस पर आप गौर करेंगे तो डाटा के अंदर मौजूद है ओमेगा की वैल्यू। हम पहले देखते हैं फंडामेंटल इक्वेशन में, ठीक है जी, साइन ओमेगा टी, और गिवन इक्वेशन जो कि स्टेटमेंट के अंदर दी है उसमें देखते हैं 10 साइन ओमेगा की जगह पर 251 है, तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा की वैल्यू फराहम कर दी गई है 251। अब जनाब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है हमने, तो ओमेगा का होना जरूरी है। ओमेगा इज इक्वल टू 251। ओमेगा को इस साइन से जाहिर किया जाता है, हमेशा आप याद रखिएगा। ओमेगा को इस साइन से, जो कि देखने में ऐसे लगेगा जैसे छोटे अल्फ़ाबेटिकली जो अपना अल्फ़ाबेटिक वर्ड होता है उसको यानी कि छोटे वर्ड में जाहिर किया जाता है, वो W जैसा नजर आएगा, लेकिन आप इसको इस तरह से भी सिंबल को जाहिर कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 251। अब हमने EMF मसावात को जब प्रूव कर रहे थे वहाँ पर ओमेगा का एक फार्मूला, लास्ट वीडियोस जो हमारी गुजरी हैं उनमें हमने EMF यानी जनरेटर की पैदा करदा EMF की मसावात को जब प्रूव कर रहे थे उसमें हमने ओमेगा की वैल्यू को मालूम करने का फार्मूला देखा था। यानी ये वो फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 और पाई को भी मैं समझा चुका हूँ। 2 यानी जनरेटर की बोथ साइड, या वो जो जनरेटर साइकिल पैदा कर रहा है उसकी दोनों साइडें, उसको 2 से ज़ाहिर किया जाता है। पाई वो एंगल है जो साइकिल का एंगल होता है। मैं यहाँ पर दोबारा से आपको आपकी आसानी के लिए समझा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर जो होगी ये मैक्सिमम, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये आएगा 1 पाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल एक साइकिल जब बनेगा तो वो बन जाएगा 2 पाई। अब 2 पाई से मुराद यहाँ पर एंगल है कि पहले एंगल में पॉजिटिव, दूसरे एंगल में नेगेटिव, तो पूरा एक साइकिल बना तो 1 पाई और 2 पाई, इन एंगल का मजमुआ 2 पाई होगा। तो ओमेगा जो है वो इन यानी एक साइकिल मुकम्मल हो गया, तो इसका मतलब है कि वो फ्रिक्वेंसी भी है। तो 2 पाई एफ के बराबर होता है ओमेगा, ये उसका फार्मूला। अब इसके ओमेगा के फार्मूले के अंदर से ही हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे। ये आपके सामने है 2 पाई एफ इज इक्वल टू
251, यानी ओमेगा की जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। ये ओमेगा की वैल्यू है तो हमने ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ को पुट किया, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 251। अब जनाब फ्रीक्वेंसी को क्योंकि मालूम करना है हमने, फ्रीक्वेंसी इधर ही रह जाएगा, 2 पाई एफ 251 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपकी वैल्यू 251 को 2 पाई एंगल के साथ जो है वो डिवाइड करके हमें हासिल हो जाएगी, जो कि वैल्यू हासिल होती है 39.95 साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड का मतलब है कि ये आपके सामने मौजूद है कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, कितने सेकंड में जो हमें फ्रीक्वेंसी हासिल हुई है वो आपके सामने है 39.95 साइकिल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में हमें जो है वो हासिल हुए हैं 39.95 साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी के 39 साइकिल्स हमें हासिल हुए हैं। इस तरह के साइकिल्स इस तरह बनते जाएंगे वो साइकिल्स कहलाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी को भी हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो है ना वो सवाल पैदा होगा कि 2 और पाई की जो है वो कीमत क्या होगी। मोस्टली मैथमेटिकली रूप से देखा जाए तो पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14। 3.14 तो हम 2 को यहाँ पर 2 पाई है तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये एग्जैक्ट आपको अब समझ आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी को किस तरह से मालूम किया गया है। अब रह गया जनाब हमारे 5वीं वैल्यू जो कि जनाब है फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम कर ली, अब रह गया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का डायरेक्ट लिंक जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम के लिहाज से ही चेंज होती है और टाइम जो है वो तब्दील हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। तो इसलिए हम जिक्र करेंगे यहाँ पर T इज इक्वल टू 1/f। अब ये 1/f क्यों आया है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक साइकिल मुकम्मल करने में किसी कॉइल को, किसी जनरेटर को जितना टाइम लगता है वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यानी हमने वो टाइम मालूम करना है जिसने इन साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी को पैदा किया है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने मालूम कर ली, अब हम टाइम को मालूम कर सकते हैं। वो टाइम इज इक्वल टू 1/f क्यों है। 1/, से मुराद ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्ट। टाइम फ्रीक्वेंसी के उल्ट क्यों है, उसकी रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी करंट के गुजरने की स्पीड है। अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूं कि एक गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है और एक गाड़ी आपकी 80 किलोमीटर यानी दुगनी रफ्तार से चल रही है। तो 40 किलोमीटर वाली गाड़ी को ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा है और टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा उसको, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। इसी तरह आपका टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी के जो है वो उल्ट होता है। अब इस तरह यानी कि आपकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम लगेगा, कम टाइम में वो ज़्यादा सफ़र करेगी। तो इसी तरह यहाँ पर ये साइकिल जितनी तेज़ी से बनते जाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उल्ट हैं। तो इस वजह से हमने बटे में इसको ज़ाहिर कर दिया है। टाइम इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, उसको हम बटे में ज़ाहिर करेंगे 1/39.95। उसको इस तरह से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम भी ज़ाहिर हो गया। 0.025 सेकंड के अंदर जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये आपका इक्वेशन के मुताबिक सॉल्यूशन है
न्यूमेरिकल को इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वो फंडामेंटल इक्वेशन, ये वो गिवन इक्वेशन जो कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर दी गई होगी। अब ये उसका डाटा है जिसे हम गिवन डाटा कहते हैं, जिसको हमने गिवन डाटा के अंदर लिख लिया, डाटा के तौर पर लिख लिया। फिर वन बाय वन हमने नंबर 1 पे मैक्सिमम जो कि दी गई थी, IRMS जो हमने इस तरीक़ा से मालूम की, उसके बाद आई एवरेज वैल्यू जो कि हमने इस तरीक़ा से मालूम की, और उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा के फार्मूले से जो कि ये मौजूद है इससे मालूम की, और ये फ्रीक्वेंसी जो कि सोल्यूशन है। उसके बाद आपकी लास्ट वैल्यू है टाइम। तो टाइम को भी हमने फ्रीक्वेंसी की मदद से ही मालूम कर लिया। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका था। जस्ट आप उसको साथ साथ अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान और बड़ा इजी रहेगा। तो लाजमी तौर पर वीडियो को आप अपना सेव भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और इसको बार बार सॉल्व करें। और इसकी सोल्यूशन की मज़ीद तरीके हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे जो न्यूमेरिकल को मज़ीद आसान करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी सारी वीडियोस को लाजमी तौर पर उसको एंड तक देखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। अब इसकी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्हीं इक्वेशन के रिलेटेड दूसरा जो है न्यूमेरिकल और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इसका सीखा होगा, तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे, पिक भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।